स्ट्रेंथ हर आदमी को पता है वो किस फील्ड में अच्छा है। कोई तो एक विषय होगा जिसमें आप बेस्ट होंगे, कोई एक ऐसा काम होगा जिसमें आप अच्छा होंगे। हमें दूसरे को फॉलो नहीं करना है, किसी से कोई तुलना नहीं करनी है, क्योंकि दुनिया में जितने भी इंसान बने हैं सब एक दूसरे से अलग है और किसी का दूसरे से कोई विशेष संबंध नहीं है, सब अपने आप में यूनिक। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर गुफरान आलम है। सबसे पहले आपको यही जानना और समझना चाहिए कि आप जिसके अंडर में गाइडेंस प्राप्त कर रहे हैं वो क्या चीज़ है, क्या है वो। तो ये है मेरी पूरी डिटेल्स। नाम फिर से रिपीट कर देता हूँ, डॉक्टर गुफरान आलम, मैनेजिंग डायरेक्टर टीएसए, एमएससी मैथ्स, एमएड, एमए साइकोलॉजी, नेट जेआरएफ, सेट स्टेट में जो होता है वो भी क्वालिफाइड है, पीएचडी है। इंटरनेशनल जर्नल में अब तक 15 से ज़्यादा रिसर्च पब्लिश हो चुके हैं और रेगुलर होते ही रहते हैं, वो चाहे जर्मनी हो, जापान हो, अमेरिका हो, कहीं से भी। 2 इंटरनेशनल बुक पब्लिश हुए थे जर्मनी से, और जर्मनी यानी यूरोप के 9 भाषाओं में पब्लिश हुए थे। 9 भाषा का मतलब 9 बुक्स प्राप्त हुए थे, और मेरे पास अभी 18 आईएसबीएन नंबर बुक्स हैं। तो यूं कहे कि 18 किताबें हैं, नहीं, बुक्स वही है, बस जर्मनी के पूरे 9 भाषा हैं, उन सभी भाषाओं में पब्लिश हुए हैं। युवा कर्म कौशल सम्मान 2021 में बिहार सरकार द्वारा प्रदान किया गया, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रदर्शन रहा है वो अब तक काफ़ी अच्छा रहा है, और हजारों बच्चों को क्वालिफाई करा के, ऐसे ऐसे बच्चों को क्वालिफाई कराया जिनके परिवार को भी उम्मीद नहीं थी, और वो बच्चे आज जॉब में हैं। इसलिए सरकार ने बिहार के लिए एक सम्मान का आयोजन किया, युवा कर्म कौशल सम्मान के नाम से वो दिया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर पटना यूनिवर्सिटी पिछले 6 साल से यहीं है, और उसके पहले भी मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में था, पाटलिपुत्रा में। गूगल स्कॉलर के नाम से आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, बहुत लिमिटेड लोगों के नाम गूगल स्कॉलर पे होते हैं। गूगल में जाके टाइप करेंगे गूगल स्कॉलर और ये नाम टाइप करेंगे, आपको डिटेल्स आ जाएगी। यानी गूगल स्कॉलर पे लिमिटेड लोगों के नाम होते हैं। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं इस टर्म के बारे में, जो आपको समझाना बताना था वो मैंने बताया। आज जो टर्म देख रहे हैं साइकोलॉजी, कहा जाता है कि टीचिंग एग्जामिनेशन का ये एक महत्वपूर्ण आधार है। इसे मनोविज्ञान कहा जाता है। साइकोलॉजी और इसकी शुरुआत, विषय के रूप में इसकी स्वतंत्रता, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा करके चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि साइकोलॉजी है क्या। बहुत से लोग कहते हैं साइकोलॉजी मनोविज्ञान होता है, और मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन का विज्ञान। मन का विज्ञान मतलब सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ माइंड। उस चीज को अगर हमें जानना हो तो हमें इस तरह समझना होगा कि मनोविज्ञान क्या होता है, और यह हमारे लिए इतना आवश्यक क्यों है। ये अब तक की सबसे सटीक और सबसे छोटी परिभाषा है जिसमें सारी चीजें तथ्य हैं। अब सोच रहे हैं मानव के व्यवहार का अध्ययन तो लिखा है, लेकिन अध्ययन के पहले वैज्ञानिक शब्द क्यों लिखा है? क्यों कह रहा है कि वो साइंटिफिक स्टडी है? किसी भी स्टडी को हम साइंटिफिक क्यों कहते हैं? क्या फिलोसफी को पढ़ना साइंटिफिक हो सकता है? क्या लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश को पढ़ना साइंटिफिक हो सकता है? क्या सोशियोलॉजी को पढ़ना साइंटिफिक हो सकता है? साइकोलॉजी को साइंटिफिक स्टडी की बात कर रहा है। क्या साइकोलॉजी साइंटिफिक की स्टडी की जा सकती है? अगर किसी शब्द के साथ साइंटिफिक लग जाए तो उसका क्या अर्थ होता है किसी भी विषय में? तो देखिए, अगर कोई चीज साइंटिफिक है तो इसके पीछे कुछ बातें होती है। जैसे साइंटिफिक होने का पहला ही अर्थ होता है कि आपकी स्टडी कैसी होगी? बिल्कुल सिस्टमैटिक होगी। दूसरा, आपकी स्टडी बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होगी। तीसरा टर्म, आपकी स्टडी एक प्लान्ड वे में वर्क करेगी। आपकी स्टडी स्ट्रक्चर्ड होगी। किसी भी चीज में ये 4 शब्द काम कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी स्टडी साइंटिफिक हो जाएगी अपने आप। सिस्टमैटिक का मतलब क्रमबद्ध, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है संगठित, प्लान्ड का मतलब योजनाबद्ध, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचित।
ये शब्द बताते हैं कि किसी भी विषय का हो, विषय मायने नहीं रखता, अगर वो विषय सिस्टमेटिक अध्ययन करेंगे, ऑर्गेनाइज तरीके से या प्लान तरीके से या स्ट्रक्चर तरीके से, तो हम उस स्टडी को साइंटिफिक स्टडी कहते हैं। वो विषय हिंदी हो सकता है, उर्दू हो सकता है, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट हो सकती है। कब साइंटिफिक वो कब होगी? जब वो बिल्कुल सिस्टमेटिक होगी, स्टेप बाय स्टेप उसका अध्ययन करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होगी, प्लान्ड होगा और स्ट्रक्चर्ड होगा। तो साइंस की परिभाषा अगर कोई चीज पूछा जाता है ना कि साइंस क्या है, तो साइंस का मतलब हिस्ट्री, जो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं होता साइंस का मतलब। साइंस जब भी किसी चीज के बारे में बात करता है तो कहा जाता है साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग साइंस क्या है? तो किसी भी चीज के योजनाबद्ध अध्ययन को या ज्ञान को साइंस कहा जाता है। अब यहां कोई विषय नहीं लिखा है, वो एनीथिंग हो सकता है, कुछ भी। अगर वो सिस्टमेटिक तरीके से हम काम करेंगे तो वही चीज साइंस है। यहां भी मैंने वही लिखा साइकोलॉजी की डिफिनेशन में कि ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कॉल्ड साइंस। मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन मनोविज्ञान कहलाती है। और ये वैज्ञानिक अध्ययन का अर्थ होता है कि हमारा अध्ययन सिस्टमेटिक होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, प्लान्ड होगा या स्ट्रक्चर्ड होगा। इस फॉर्म में हमारा अध्ययन होगा तो हम उसे कहते हैं साइकोलॉजी। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और यहीं से साइकोलॉजी शब्द की शुरुआत होती है। आगे इस पर और बात करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अलग अलग परिभाषाएं क्या क्या रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि पहले साइकोलॉजी एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं था। स्वतंत्र विषय मतलब साइकोलॉजी के नाम से नहीं जाना जाता था, यह सोशल साइंस का ही एक हिस्सा हुआ करता था। बहुत बाद में साइकोलॉजी को अपना स्वतंत्र स्थान मिला, लगभग 1879 के आसपास। उसके पहले साइकोलॉजी सोशल साइंस के विषयों में से, कंपोनेंट में से एक था। जैसे सोशल में हम पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, तो साइकोलॉजी भी सोशल साइंस का ही एक हिस्सा था। यहां तक कि सोशियोलॉजी भी सोशल साइंस का हिस्सा था, उसका भी स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। तो जब साइकोलॉजी के डेफिनेशन के बारे में आते हैं, मतलब ये जब स्वतंत्र हो गया, 1879 में स्वतंत्रता की बात करते हैं कि साइकोलॉजी एक स्वतंत्र विषय के रूप में जन्म लिया, तो क्या क्या डेफिनेशन इसके आए। स्टेज 1, जब पहली बार इसको डिफाइन किया जा रहा था, स्टेज 1 में इसे कहा गया स्टडी ऑफ माइंड। स्टेज 2 की बात करें, स्टेज 2 में इसे कहा गया स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान के नाम से जाना गया। अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें स्टेज 3 में क्या परिभाषा हुई, कहा गया स्टडी ऑफ कॉन्शसनेस यानी चेतना का विज्ञान। और स्टेज 4 अलग अलग समय में इसकी अलग अलग परिभाषाएं निकल के आई। स्टेज 4 में निकल के आती है स्टडी ऑफ बिहेवियर। इस तरह से शब्द प्राप्त होते हैं। स्टडी ऑफ माइंड का मतलब होता है, इसे मन का विज्ञान या मन का अध्ययन कहते हैं, मन का विज्ञान। दूसरे का नाम हुआ, इसे कहा गया आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। तीसरा चेतना का विज्ञान। चौथा व्यवहार का विज्ञान। इस तरह से जब साइकोलॉजी की डिफिनीशन आनी शुरू हुई, सबसे पहली बार जब डिफिनीशन दिया गया, मनोवैज्ञानिकों ने दिया, तो पूछा स्टेज 1 में डिफिनीशन क्या हो सकती है, स्टडी ऑफ माइंड। कहा गया मन का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाती है, तो इसे मन के विज्ञान के नाम से जाना गया।
थोड़ा और डेवलप हुआ है, स्टडी और ज़्यादा हुई, रिसर्च हुए, स्टेज 2 पर आ गए, लेवल और बढ़ गया, समय लगा, तो बाद में इस माइंड को चेंज कर दिया। कुछ वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक का यह मानना है कि इसे मन का विज्ञान न कह के इसे आत्मा का विज्ञान कहा जाए। वो भी डिफिनेशन कुछ दिन तक चलती रही। इसके बाद थर्ड स्टेज में हम आ गए, तब कहा गया कि ये आत्मा भी नहीं, इसको चेतना का विज्ञान कहा जाए, कि इंसान जब कॉन्शियस होता है तब हमारी लर्निंग होती है, यानी हमारी चेतना से संबंधित है, तो ये चेतना का विज्ञान कहा जाएगा। और स्टेज 4 में ये बिहेवियर से रिलेट कर दिया गया, जो आज तक हम लोग कर रहे हैं, व्यवहार का विज्ञान बन के रह गया। तो अब जरा सा बैक हुए और डिफिनेशन को देखें, यहाँ क्या लिखा था, ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, साफ साफ लिखा हुआ है। तो ह्यूमन बिहेवियर का मतलब अंतिम रूप से जो आज भी इसके लिए लागू है कि साइकोलॉजी क्या कहलाती है, तो व्यवहार का विज्ञान कहलाती है, यानी कि मानव के व्यवहार का अध्ययन के अलावा ये कोई और काम अभी नहीं कर रही है। तो साइकोलॉजी समझने का मतलब व्यक्ति के व्यवहार के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के मन के विज्ञान या उसकी बातों को समझा जा सकता है। तो 4 स्टेज में इसकी डिफिनीशन आई। इसे वुडवर्थ ने अपने तरीके से प्रेजेंट किया। एक मनोवैज्ञानिक थे वुडवर्थ, उन्होंने डिफिनीशन बताई साइकोलॉजी की इन सब को मिला के, तो कहेंगे यहां अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। वुडवर्थ का नाम बीएड वगैरह में आपने सुना होगा। इस डिफिनीशन को वापस बैक होके देखे तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। पहले इसने मन खोया, यानी कि पहले स्टेज में इसकी डिफिनीशन बताई गई थी कि मन का विज्ञान है वो क्या हुआ, खो गया, खत्म हो गया। दूसरे स्टेज में बताया गया इसे आत्मा का विज्ञान कहा जाए। तीसरे स्टेज में कहा गया चेतना का विज्ञान कहा जाए। और तब चौथे स्टेज में बिहेवियर की बात की जा रही है, यानी कि बिहेवियर आने के पहले ये सब लॉस्ट हो चुका, खत्म हो गया, तब हम बिहेवियर की बात करते हैं। इस डेफिनेशन को वापस यहां से समझते हैं। स्टेज 1 स्टडी ऑफ माइंड खत्म हो गया, स्टेज 2 पर आ गए। स्टेज 2 में हमने इसे कहा कि यह आत्मा का विज्ञान है, यह भी खत्म हो गया कुछ समय के बाद। स्टेज 3 में आ गए, तब इसे कहा गया चेतना का विज्ञान है। कुछ दिन तक ये भी चला, ये भी समाप्त हो गया। और अभी वर्तमान में क्या है, साइकोलॉजी व्यवहार का विज्ञान है। इसी चीज को उन्होंने अपने तरीके से डिफाइन किया, स्टेज को कंबाइन करते हुए एक साथ। तो वुडवर्थ ने बताया कि साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स माइंड्स, पहले उसने अपना मन खोया, फिर आत्मा खोई, फिर चेतना खोया, और अब व्यवहार का विज्ञान बनकर रह गई। इसी डिफिनेशन को हिंदी में लिख देते हैं, बनकर रह गई। अंततः व्यवहार का विज्ञान बनकर रह गई। ये डिफिनेशन वुडवर्थ की है। और ऐसा लग रहा है कि अलग अलग स्टेज में जितने भी डिफिनेशन को दिया गया उन सबको एक साथ समाहित करके इन्होंने व्याख्या करने का प्रयास किया। और ये डिफिनेशन उनके स्टेज को समझने के लिए सबसे बढ़िया है। स्टेज 1 में इसे माइंड कहा गया, स्टेज 2 में इसे सोल कहा गया, स्टेज 3 में इसे कॉन्शसनेस कहा गया, और स्टेज 4 में इसे बिहेवियर कहा गया। ऐसा लग रहा है कि चारों स्टेज को एक लाइन में लाने का प्रयास किया गया। आगे टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के संप्रदाय कौन कौन से हैं। स्कूल का मतलब यहां संप्रदाय है, विद्यालय नहीं समझना है। मनोविज्ञान के संप्रदाय यानी ब्रांचेज, मनोविज्ञान के संप्रदाय। इसे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसमें पहला नाम है ब्रांचेज में स्ट्रक्चरलिज्म। इसको कहते हैं संरचनावाद। संरचनावाद। संरचनावाद की स्थापना कब हुई? 1879 में जर्मनी। इसके फाउंडर कौन कौन थे? फाउंडर में प्रमुख नाम आता है विल्हेम वुंट का। एंड इनके जो एक फ्रेंड थे
शिष्य भी थे, फ्रेंड भी थे, उनका नाम था टिचनर। इन दोनों ने मिलकर संरचनावाद की स्थापना 1879 में कर दी, यानी कि मनोविज्ञान के शब्द की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। यही पहला ब्रांच है और इसकी स्थापना जर्मनी में की गई थी 1879 में। किसने स्थापना की है, यह भी हमेशा फेवरेट क्वेश्चन रहा है साइकोलॉजी का। विल्हेम वुंट। अगर ये नाम को मैं बार बार रिपीट ना करूं तो एग्जामिनेशन में लोगों को लगता है विलियम वुंट है। यहां कहीं विलियम नहीं लिखा है। विलियम अंग्रेजों के नाम में होता है, जो अमेरिका में और लंदन में पैदा होते हैं वो लोग विलियम में आते हैं। यहाँ विलियम न लिखकर जर्मनी में विल्हेम लिखा जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से नाम को देखिएगा, विलियम नहीं है। और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, विल्हेम वुंट भी लिखा था और विलियम वुंट भी लिखा था, तो आधा से ज्यादा लोगों ने विलियम आंसर कर लिया। तो विल्हेम मतलब विल्हेम, ध्यान रखना है जर्मनी के नाम। विल्हेम वुंट थे और टिचनर, दो व्यक्ति थे जिन्होंने संरचनावाद की स्थापना कर दी। मैं बारीकी को इसलिए बताते चल रहा हूं क्योंकि जब प्रश्न पूछे जाए तो कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, शुरू से ही चीजों को समझते चले। विल्हेम वुंट और टिचनर 1879 में जर्मनी में स्ट्रक्चरलिज्म की स्थापना कर दी। इसी समय एक और काम हुआ, वर्ल्ड्स फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी। साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एस्टैब्लिश्ड, स्थापित की गई 1879 में। लिप्जिग टाउन, लिप्जिग यूनिवर्सिटी, जर्मनी में। दुनिया की पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बनाई गई। जैसे साइंस की लेबोरेटरी होती है, सोशल साइंस की लेबोरेटरी है, मैथमेटिक्स की लेबोरेटरी है, वैसे ही साइकोलॉजी की पहली लेबोरेटरी 1879 में जर्मनी के लिप्जिग शहर में स्थापित की गई। लिप्जिग टाउन, जर्मनी। लिप्जिग टाउन में यूनिवर्सिटी थी जहां एस्टेब्लिश किया गया, उस यूनिवर्सिटी का नाम भी लिप्जिग यूनिवर्सिटी। जैसे पटना में पटना यूनिवर्सिटी, पटना टाउन है और यहां जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम क्या है, पटना यूनिवर्सिटी। वैसे ही जर्मनी के लिप्जिग शहर में कौन सी यूनिवर्सिटी है, लिप्जिग यूनिवर्सिटी। जैसे पटना में पटना यूनिवर्सिटी, बिल्कुल वैसा ही। तो लिप्जिग टाउन में जर्मनी में एस्टेब्लिश किया गया। और ये एस्टेब्लिशमेंट किस प्रकार का रहा, इनफॉर्मल था, अनौपचारिक स्थापना की गई थी इसकी। इनफॉर्मल मतलब कि होता ना कागज पे काम हो जाना कि सब चीज हो गया, तैयार हो चुका है, वर्किंग नहीं शुरू हुआ था। तो इनफॉर्मली एस्टेब्लिश कहा जाता है 1879 में कि इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया। इसके लिए जगह तय कर दिया गया, कुछ इक्विपमेंट भी आ चुके थे, लेकिन प्रक्रिया और काम शुरू नहीं हुआ था क्योंकि हमारे यहाँ मनोवैज्ञानिकों की बहुत कमी थी। दो लोग देख रहे हैं जी जान लगा के इस पर काम कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से उनके लिए साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी स्थापित करने का मौका मिला। तो ऐसा काम दोनों ने मिलकर कर दिया कि मनोविज्ञान को उड़ान भरने का एक अवसर मिल गया यहां से, और एक नए स्वतंत्र विषय के रूप में जन्म लिया। तब से लेकर आज तक मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम हो ही रहा है और विकास लगातार हो रहे हैं। पहले हम साइकोलॉजी के पूरे डिटेल्स को कर देंगे, तब आपको सीडीपी की तरफ लेके आएंगे कि उसमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, समझने हैं। पहले साइकोलॉजी जो बेस है उसको समझ जाइए, क्यों और कैसे स्टडी की जाती है, किन चीजों का स्टडी होता है, तब आगे बात करेंगे। इनफॉर्मल स्टार्ट 1879 में ही हो चुका था, लेकिन फॉर्मली स्टार्ट कब हुआ, जब काम उसमें शुरू हो गया 1898 में। फॉर्मली यानी औपचारिक रूप से उसमें काम शुरू हुआ। 1898 में यह प्रक्रिया शुरू हुई और तब से लेकर आज तक चल ही रहा है, रुका नहीं। लगभग 125 साल हो गए।
तो क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया की पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी स्थापित की गई, अनौपचारिक रूप से स्थापना कब किया गया? तो अनौपचारिक रूप से 1879 में, और औपचारिक स्थापना कब काम करना शुरू किया? 1898, यानी कि 19 साल बाद काम करना शुरू किया। स्थापनाकर्ता का नाम ध्यान में रखना है। इन्होंने क्या कहा? साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बना के बता दिया कि साइकोलॉजी अब कोई सामान्य विषय नहीं रहेगा, बल्कि साइकोलॉजी को भी रिसर्च के माध्यम से प्रमोट किया जाएगा, और जो भी बातें हम करेंगे साइकोलॉजी के माध्यम से वो साइंटिफिक करेंगे, इसलिए रिसर्च को प्रमोट किया गया। और रिसर्च यहीं से शुरू होता है, 1879 के बाद से इसकी प्रक्रिया शुरू हुई और आज तक चल रही है, और ये रुकने वाला भी नहीं है। डेली कुछ ना कुछ रिसर्च आप देख रहे होंगे पेपर में पब्लिश होता है। कभी लिखा जाता है कि लंदन की रिसर्च ये बताती है कि लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसा होना चाहिए, कभी लिखा जाता है अमेरिका के लोगों का ये रिसर्च है। यानी कि लोगों के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर रेगुलर डिस्कस होते रहता है और रिसर्च होते रहते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि संरचनावाद के लोगों ने बच्चों की लर्निंग के लिए कौन से मेथड का सुझाव दिया? मेथड्स ऑफ टीचिंग इन्होंने क्या बताया कि शिक्षण विधि कैसे होनी चाहिए? मेथड्स ऑफ टीचिंग में इन्होंने एक ही चीज पर ध्यान दिया, वो है इंट्रोस्पेक्शन विधि। इंट्रोस्पेक्शन मेथड, यानी कि स्वनिरीक्षण विधि कह सकते हैं इसको, स्वयं के बारे में निरीक्षण करना और जानना। स्वनिरीक्षण विधि, इस विधि पर इन्होंने जोर दिया है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ही होता है नो योरसेल्फ, स्वयं को जानो। पूरी दुनिया तुम बाद में जान लेना, पहले खुद को जानो कि तुम क्या हो, किस मकसद से धरती पर पैदा किए गए हो, और तुम्हें अपने जीवन में क्या बनना और करना है। खुद के बारे में समझना और जानना ही इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। क्योंकि व्यक्ति अगर अपने मजबूत पक्ष और अपने कमजोर पक्ष को नहीं जानता तो कुछ नहीं जानता। यही कारण है कि जब कोई इंटरव्यू की जाती है जो कि साइकोलॉजिकली किसी व्यक्ति की जांच करने के लिए पर्याप्त होता है, तो उसमें बार बार ये पूछा जाता है कि आप अपने 5 वीकनेस और 5 स्ट्रेंथ बताएं। आप अपने बारे में क्या जानते हैं, उसी को जानने के लिए पूछा जाता है कि आप अपने 5 वीकनेस और 5 स्ट्रेंथ के बारे में बताएं। यानी कि आप खुद के बारे में क्या जानते हैं। इंसान जब तक खुद को नहीं जानता वो दुनिया में किसी चीज को नहीं जान सकता। इस तरह से पहले संप्रदाय के बारे में भी डिस्कस हो गया। इंट्रोस्पेक्शन पे मैं बार बार इसलिए जोर देता हूं क्योंकि साइकोलॉजी में सबसे पहले इसी विधि से चलने चलाने की बात की गई। लेकिन इसमें एक चीज स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जो लोग भी साइकोलॉजी की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, साइकोलॉजी से आसान कोई विषय नहीं होता, क्योंकि ये हमारे व्यवहार से संबंधित है। हमें दुनिया के बारे में नहीं पढ़ना है। साइकोलॉजी में जो भी थ्योरी पढ़ाया जाएगा उसमें सोचा जाएगा इसमें मेरा स्थान कहाँ, इसमें मैं क्या करता हूं, मैं किस उम्र में कौन सी गतिविधि कर रहा हूं, अपने ही बिहेवियर के बारे में पूरा अध्ययन करना। इसलिए एग्जाम्पल भी हमेशा स्वयं के बारे में ही दी जाती है या कक्षा में बैठे छात्रों के बारे में बताई जाती है, जिससे पता चलता है कि बच्चों को मनोविज्ञान को समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो कैसे विकसित हो रही है। एक बार इस चीज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट विकसित हो गया तो जिंदगी में फिर दोबारा साइकोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने एग्जाम्स आप देंगे सब क्वालिफाई करेंगे। एक बार वो कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाने की जरूरत है। तो इंट्रोस्पेक्शन में 2 चीज हमेशा पूछा जाता है, अपने 5 वीकनेस को बताइए, 5 से ज्यादा है तो भी अच्छा, या फिर इंट्रोस्पेक्शन में पूछा जाता है अपने 5 स्ट्रेंथ को बताइए। मतलब प्रश्न यही है कि आप अपने बारे में क्या जानते हैं। नो योरसेल्फ, पहले स्वयं को जानो कि मैं क्या चीज हूं, कौन सी चीज मेरे अंदर बेस्ट है। हमें दूसरे को फॉलो नहीं करना है, किसी से कोई तुलना नहीं करनी है, क्योंकि दुनिया में जितने भी इंसान बने हैं सब एक दूसरे से अलग हैं और किसी का दूसरे से कोई विशेष संबंध नहीं है। सब अपने आप में यूनिक है। 800 करोड़ की आबादी है दुनिया की,
और 800 करोड़ लोग एक दूसरे से अलग हैं, तो एक दूसरे से तुलना ही क्यों? उसकी अपनी क्षमताएं हैं, मेरी अपनी है, कुछ कमियां मेरे अंदर है, कुछ कमियां उसके अंदर है। तो हर आदमी अपने फील्ड में बेस्ट है, वो अपने चीज पर फोकस करे, यानी जो उसका स्ट्रेंथ एरिया है उस पर फोकस करे, काम करे, और जो कमियां है उसके निराकरण का प्रयास करे। दोनों काम ध्यान में हो कि मेरी लाइफ में क्या चीज की कमी है। तो वीकनेस को भी प्रेजेंट करने का अपना एक तरीका होता है कि हम वीकनेस को कैसे प्रेजेंट करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि आई एम वीक इन इंग्लिश कम्युनिकेशन, मैं अंग्रेजी कम्युनिकेशन में कमजोर हूं, अपने आप को बताता है। वीकनेस को प्रेजेंट करने का यह तरीका कभी नहीं होता। आप कमजोर हैं, आपको पता है, तो आप किसी दूसरे से कहेंगे तो ऐसे कह सकते हैं, आई नीड टू इंप्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल, मुझे मेरे कम्युनिकेशन स्किल को सुधार की जरूरत है। ये नहीं कहेंगे कि मेरे अंदर उसकी कमी है, ये कहेंगे कि उसमें सुधार की मुझे जरूरत है। दैट मीन्स कि वो मेरे अंदर कमी है। तो कमी को डायरेक्ट वीक कह के शब्द में संबोधित नहीं किया जाता दूसरों को बताने में। दैट्स द ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर आप किसी को बार बार कहेंगे कि मेरे अंदर ये कमी है, तो वो आपको उस कमी के रूप में देख रहा है। लेकिन आप ये कहेंगे कि इस सेक्शन में मुझे और मेहनत करने की जरूरत है, लाइन दोनों एक ही अर्थ में रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन एक में आप कह रहे हैं कमी और दूसरे में कह रहे हैं कि मुझे इसमें सुधार की जरूरत है। तो दोनों में बेस्ट तरीका कौन हुआ बताने का? कि सुधार की जरूरत है। आई नीड टू इंप्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल, आई नीड टू इंप्रूव माई इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, आई नीड टू इंप्रूव माई इंटरपर्सनल स्किल्स, लोगों के साथ ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाता। आई नीड टू इंप्रूव, दूसरे किसी विषय में समस्या है उसको, आई नीड टू इंप्रूव एंड कंट्रोल माई इमोशन। तो इन सब चीजों को वीक कह के नहीं करेंगे, नीड टू इंप्रूव के नाम से करेंगे। तो वीकनेस आपके अंदर है, लेकिन उसको कहने का तरीका जो किसी दूसरे के दिमाग पर कमी के रूप में ना आए, लगे कि ये आदमी काम कर रहा है, उसमें मेहनत कर रहा है। तो इसका मतलब है कि नो योरसेल्फ, खुद को जानो और अपने बारे में दूसरों को जब बताओ तो ऐसे बताओ। दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो। मेरे अंदर भी कमी है, मैं भी उस पर काम करके उसे ठीक करने का प्रयास करता हूँ, और जब वो ठीक हो जाता है तो फिर आगे एक नया ऐड हो जाता है कि मेरा ये सेक्शन वीक है और मुझे मेहनत करने की जरूरत है। स्ट्रेंथ हर आदमी को पता है वो किस फील्ड में अच्छा है। कोई तो एक विषय होगा जिसमें आप बेस्ट होंगे, कोई एक ऐसा काम होगा जिसमें आप अच्छा होंगे, तो वो चीज आपका स्ट्रेंथ होता है, और वही स्ट्रेंथ आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का अवसर देता है। तो इंट्रोस्पेक्शन विधि शुरुआत में ही आई और छा गई। पूरी दुनिया में लोगों को ये मेथड काफी पसंद आया और सबने मौका दिया। इंट्रोस्पेक्शन मेथड की वजह से कितने लोग फिलोसोफर बन गए, क्योंकि वो इस सवाल पे उतर आए कि मैं क्या हूं, मैं दुनिया में क्यों आया, किस मकसद से आया, क्या इस दुनिया के बनने से पहले भी कुछ था, हमारे पैदा होने से पहले क्या क्या चीजें थी, हम कहां से आए हैं और कहां को जाएंगे। इस सवाल के जवाब में उनकी उम्र खत्म हो जाती है। उस फिलोसॉफिकल चीज को कहेंगे कि उन्होंने स्वयं की छानबीन में अपना जीवन लगा दिया, खुद के बारे में जानने में। अगर हम अपने बारे में जाने तो अपने शरीर के पार्ट्स के बारे में समझना हो तो बायोलॉजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। हम कौन सा एक्ट, कौन सा काम अपने सोसाइटी में अच्छा करें, इसके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। हम अपने गलतियों को दोहराए नहीं, पुराने चीजों से सीखे, इसलिए इतिहास की जरूरत है हमें। हम अपने ज्योग्राफिकल एरिया को समझे कि कब कहां किस रूप में किस तरह के मौसम होंगे, कहां आना जाना करना चाहिए, इसके लिए ज्योग्राफी की समझ चाहिए। तो करते तो सब अपने लिए हैं, हर चीज अपने लिए पढ़ते, जानते, समझते हैं, और खुद को ही जानने का प्रयास करते हैं। इंसानों का विकास कब से हुआ, कैसे हुआ, उन चीजों के बारे में भी इतिहास में, भूगोल में पढ़ते रहते हैं। तो ये सब चीज हमें मनोविज्ञान के संप्रदाय में स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में डिफाइन करने का मौका देती है। तो आज आपने जो समय दिया उसमें आपने विज्ञान के संप्रदाय का पहला हिस्सा क्लियर कर लिया। अभी 3 संप्रदाय और है जिसे अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। एक साथ ज्यादा बोझ न हो, इसलिए बहुत स्लो मोशन में स्टार्ट किया गया है। जो लोग भी अगर क्लियर नहीं देख पाए होंगे, सारी चीजें नहीं है, तो YouTube पे भी लाइव है, आप वहां से भी देख सकते हैं आज क्या क्या पढ़ाई हुई है। और मुझे लगता है कि अगर आपको पढ़ना है तो रिजल्ट रेशियो तो मैंने समझा ही दिया था कि परिस्थिति कैसी है आज के डेट में। आप जरा सी लापरवाही करेंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। 3 लाख लोग फॉर्म भरते हैं बिहार में और 5000 लोग पास हो रहे हैं आजकल पेपर 2 में। पूरे बिहार का रिजल्ट रेशियो यही है। क्यों? तैयारी नहीं करेंगे। और इतना आसान भी नहीं रहा।
अच्छे अच्छे लोग सीटेट के प्रश्नों को देख के औंधे मुंह गिर जा रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न अब आ रहे हैं। और पुराना जमाना चला गया कि प्रीवियस क्वेश्चन देख लो उससे हम पास हो जाएंगे, दिन गए लद गए वो। 2021 के बाद आपको टारगेट लेकर मेहनत करनी होगी ताकि आने वाले वक्त में आप पहुंच सके। समय जो बर्बाद किया रिटर्न नहीं होगा, सैलरी जो लॉस हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत करके अगर पढ़ाई कर लिया तो उसमें बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे। तो बैच में वेट करते हैं कितने लोग आ पाए नहीं आ पाए। बैच शुरू हो जाते हैं तो चलते ही रहते हैं, क्योंकि हमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ाना है। जो बच्चे ऑफलाइन में आए अच्छा लगता है देख के आए तो, नहीं तो क्लासेस ऑनलाइन आज से शुरू हो गई है और उसमें एनरोलमेंट भी अच्छा खासा है, वो क्लास चलता रहेगा। देन गुड टू गो, मिलते हैं फिर बैच में।